सो एलपीजी ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर द कंट्री। बहुत सारी चीज़ें बदली कंट्री में और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। लेकिन क्या वाकई एलपीजी वॉज आउट एंड आउट अ बून फॉर द कंट्री और कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या कुछ ऐसे सवाल थे जिस पे एलपीजी ने पर्दा डाल दिया और आज तक जो हल नहीं हुए हैं? Well, to understand that in deep detail, let's look at today's video, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्रॉब्लम्स या हम इन्हें कह सकते हैं लिमिटेशंस। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th और मेरा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला क्रिटिकल इशू विद एलपीजी वॉज कि भाई एग्रीकल्चर को तो देखा ही नहीं, एग्रीकल्चर तो एकदम साइडलाइन कर दिया। प्रोबेबली द थॉट दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वे टू इम्पॉर्टेंट, लाइक मोर इम्पॉर्टेंट देन एग्रीकल्चर, उनके दिमाग में बैठ गई थी। तो क्योंकि बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको इंडस्ट्रियल मार्केट, इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहा। एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल क्रॉस मार दिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर सफर्ड अ लॉट। अब ये हमारे देश में इट वॉज अ बिग इशू बिकॉज वी हैव बीन एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारा एग्रीकल्चर है, तो कुछ करना चाहिए था। देखो, लाइफ में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, अपनी वीकनेसेस पे काम तो करना चाहिए लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को और बेटर बनाना चाहिए। इन दैट केस यू प्रोग्रेस ऑल द मोर। लेकिन हमारे देश ने ऐसा नहीं किया। सो वी डिडंट फोकस अ लॉट ऑन एग्रीकल्चर विच वॉज आवर ब्रेड एंड बटर, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और कैसे नहीं किया उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, public investment in agriculture went for a toss. Now what is public investment? Public investment वो इन्वेस्टमेंट है जो सरकार करती है सबके लिए। तो जैसे जब सरकार कनाल सिस्टम बनाती है या इरिगेशन सिस्टम बनाती है या फिर एम्बैंकमेंट्स बनाती है या फिर पंप लगवाती है या कुछ भी ऐसा काम करती है जिससे लोगों का फायदा हो, उसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अब स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी बिकॉज वी आर अ कंट्री विच इज़ वेरी ड्राई। इन सर्टन एरियाज कोई बारिश होती ही नहीं, तो इरिगेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप नेचुरल नहीं था, तो सरकार को ज़रूरत थी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स अप करने की। डाउन हो गए, बिल्कुल फोकस खत्म हो गया, तो एग्रीकल्चर वहाँ पे मारा गया। सेकंड, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। पहले फर्टिलाइजर खरीदने पे सब्सिडी देते थे। सब्सिडी क्या होता है कि अगर 100 रुपए की कोई चीज़ है, 50 रुपए सरकार देगी, 50 रुपए आप अपनी जेब से डालो, यानी सरकार 50 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है। फायदा, बेनिफिट, इट्स अ बेनिफिट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग। नाउ दे यूज्ड टू गिव अ फर्टिलाइजर सब्सिडी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के दाम कम थे। तुम्हें याद होगा हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की। ग्रीन रेवोल्यूशन हैपेंड इन अराउंड मिड 60s मिड 70s, राइट? और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज था फर्टिलाइजर्स का आना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का आना, विच पेव्ड वे फॉर ह्यूज ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी थी सरकार ने, सस्ता कर दिया था, ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा अमीर फार्मर्स नहीं थे। वी हैड मोर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, गरीब फार्मर्स। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी होने से वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाते थे, क्योंकि फर्टिलाइजर उनके लिए सस्ता था। वो हटा दी, रिमूवल, हटाओ जी। थर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। अब इसका एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ा? सी, माइंड यू गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस इंडियन इको में नहीं देते। दे विल आस्क यू थिंकिंग क्वेश्चंस। तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ा? सीधी बात है, आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आप बाहर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, यानी अब जो लोग हैं उनके पास दो ऑप्शन है, अपने देश का बना हुआ चावल और बाहर के देश का बना हुआ चावल। बाहर के देश का बना हुआ चावल सस्ता पड़ रहा है, तो कौन देशभक्ति को याद रखता है? किसको समझ में आता है दैट वी शुड नॉट बाय समथिंग विच इज नॉट मेड इन इंडिया? हमको जो सस्ता पड़ रहा है हम वो खरीदेंगे। यही तो कहानी है ना। आज भी तो हम इसी कहानी के चलते भुगतते हैं। वी बाय एवरीथिंग मेड इन चाइना बिकॉज दैट्स चीपर, राइट? वही प्रॉब्लम हुई, इंपोर्ट ड्यूटी कम की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और सस्ते हो गए बाहर के और हमारे अपने डूबने लग गए। दैट्स वन। सेकेंड, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हटा दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस बिल्कुल हटा दिए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, पहले क्या होता था, कितना इंपोर्ट होगा एग्रीकल्चरल देश में, इसकी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन थी। मतलब 200 किलो से ऊपर नहीं होगा या 100 किलो से ऊपर नहीं होगा। उसका फायदा क्या था कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ दैट एग्रीकल्चरल कमोडिटी देश में नहीं होती थी।
अनलिमिटेड नहीं होती थी, लिमिटेड थी बाहर की। तो तुम्हारा जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर था उसके पास भी ऑप्शन था टू सर्वाइव, टू मूव फॉरवर्ड, है ना, वो हटा दी। तो यानी अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी, बाहर की चीज़ें सस्ती और बेलगाम अनलिमिटेड सप्लाई। तो भाई लोग तो बाहर की चीज़ ही खरीदेंगे, वो सस्ती पड़ रही थी। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हटा दी। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? वी हैव डन दिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर। गवर्नमेंट कई बार कई कमोडिटीज़ पे एक सपोर्ट प्राइस सेट कर देती है, यानी मिनिमम प्राइस सेट करती है। कहने का मतलब है सरकार खरीदने वालों को ये कहती है कि इस प्राइस से नीचे ये कमोडिटी नहीं बिकेगी। जैसा कि आजकल दालों पर है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 रुपीज़ की MSP है तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्डर कि 30 रुपीज़ से नीचे ये नहीं बिकेगी, इससे ऊपर तुम जो मर्जी लगा लो। तो उससे फार्मर्स को फ़ायदा होता है, उन्हें एक बेसिक आमदनी की उम्मीद रहती है, उनका बिल्कुल ही लॉस हो जाए ऐसा वाला सीन नहीं होता और वो फार्मिंग नहीं छोड़ते। कई चीज़ों से, पहले बहुत चीज़ों पे होता था, अब तो सिर्फ दालों पर है, कई चीज़ों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया गया एंड एज अ रिजल्ट अगेन तो फार्मर के साथ तो हर तरफ से बुरा हुआ। ना कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इरिगेशन सिस्टम्स बना रहा है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म कर दी, कंपटीशन बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ऊपर से तुमने जो उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी जिसके चलते वो काम कर पाते वो भी हटा दी। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ बैड थिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड द लास्ट बिट बिकॉज द इकोनॉमी वॉज फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एक्सपोर्ट तो कैश क्रॉप्स की होती है, जैसे टी है, जैसे जूट है, जैसे कॉटन है। फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकते बिकॉज फूड ग्रेन्स पहले डोमेस्टिक नीड को पूरा करेंगे, अगर बचेंगे तो बाहर भेजे जाएंगे। अब अपनी पॉपुलेशन तो माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है, राइट? सो देयर डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स वॉज इंक्रीजिंग। अब फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि कैश क्रॉप्स उगाओ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है दैट वेंट फॉर अ टॉस। और इमेजिन करो यार, कैश क्रॉप्स खाएंगे क्या हम लोग? अगर हमारे देश में खाना नहीं मिलेगा तो क्या कैश क्रॉप्स खा के काम चलाएंगे? नहीं ना। So all in all, LPG did not focus at all on agriculture and that happens to be one of the biggest mistakes of LPG क्योंकि agriculture हमारी foundation थी, इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए आजकल आप इतने farmer suicides के बारे में सुनते हैं because not much has been really done for them, right? Okay, आगे चलते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चलो अब एलपीजी ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ सुपर्बली बढ़िया रही? नहीं, उधर भी रोड़े रहे, उधर भी प्रॉब्लम्स रही। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? फर्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो इंडिया मेड थे उनकी डिमांड खत्म हो गई, कम हो गई। क्यों? आज तो तुम इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। भाई मार्केट में हज़ारों इंपोर्टेड चीज़ें हैं, बहुत अच्छे दामों पर हैं, कहीं तो सस्ते दामों पर है, तो मेड इन इंडिया को कौन पूछेगा, है ना? हम तो अपनी यूटिलिटी, बेटर क्वालिटी, बेटर दाम देखते हैं, तो कौन मेड इन इंडिया को पूछेगा? वही हुआ, डिमांड खत्म हो गई क्योंकि चीपर इंपोर्ट्स वर अवेलेबल बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटीज हैड बीन रिड्यूस्ड। इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी तो बाहर का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका था, तो उसने जगह ले ली, अपनी डोमेस्टिक डिमांड खत्म हुई। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। सरकार के पास, अभी तो उभर रहे थे, सरकार के पास पैसा ही नहीं था इतना कि इंफ्रा पे पैसा लगाएं। सड़कें बनाना बहुत ज़रूरी है, रेलवेज बनाना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव ट्रांसपोर्टेशन हाउ आर इंडस्ट्रीज गोइंग टू थ्राइव। इलेक्ट्रिसिटी गाइज, पावर सप्लाई, हमारे देश में अभी पिछले 5-6 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, पता नहीं कितने लाखों गाँवों की। अदरवाइज पहले तो जो मेरी हेल्प मेरे साथ रहती थी, शी यूज्ड टू से, आज भी, दिस इज लाइक 4 years बैक की बात है गाइज, नो 6 years बैक, आज भी उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट, हाउ कैन यू इमेजिन एन इंडस्ट्री फंक्शनिंग? तो दूसरा प्रॉब्लम ये, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट उड़ा दी सारी, गुल कर दी, तो जितना पुश मिला था एलपीजी से वो रुक गया। थर्ड, फॉरेन कंपटीशन बढ़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज वर हिट, लोकल हैंडीक्राफ्ट खत्म, लोकल इंडस्ट्रीज खत्म। तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देयर आर होम ग्रोन ब्रांड्स आर नो लॉन्गर होम ग्रोन ब्रांड्स। थम्स अप अब कोका कोला बन गया, अंकल चिप्स इज नाउ लेज, फैंटा इज, गोल्ड स्पॉट इज नाउ फैंटा। ऑल दीज थिंग्स जो हमारी अपनी थी, हमारे अपने ब्रांड्स थे, खत्म हैं क्योंकि वो मार्केट का कंपटीशन झेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज कंपनीज, दिस कंपटीशन केम इन। ओके, एंड एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। आज भी यूएस से
quantitative, USA is one of our major export partners, we export a lot to USA, but USA आज भी अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, नॉन टैरिफ मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल पे इतना स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है आज भी यूएसए ने रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा हम टेक्सटाइल तुम्हारे यहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे। यानी डेवलप्ड नेशंस को डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड नेशंस के मार्केट नहीं मिलते, उनका मार्केट हमारे लिए रोका गया है, रिस्ट्रिक्टेड है कि बस इतना ही जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो मतलब उनकी तो चांदी, हमारी मार्केट कंप्लीटली उनकी, और उनकी मार्केट हमारे को 10% भी नहीं मिल रही। तो इन सब कारणों से ऑल्दो एलपीजी इंटेंडेड टू डू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट डिड नॉट हैपन इन एंटायरिटी, एंड हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले बढ़ी और फिर डिक्लाइन पे चल पड़ी इन्हीं कारणों से। ओके, आर वी क्लियर? थर्ड, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब एलपीजी आएगा, एमएनसीज आएंगे, एफडीआई आएगा, तो भाई जीडीपी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। गड़बड़ हो गई। पहली बात, जब बाहर की कंपनीज आई, कंपनीज तो बनी, जीडीपी में चेंज तो आया, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऐसे लोग ढूंढते थे जो पढ़े लिखे हों, जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, जिनमें स्किल्स हो। वो स्किल्स, वो इंग्लिश स्पीकिंग और वो पढ़ा लिखा बियॉन्ड अ पॉइंट तो था ही नहीं उस टाइम पे इंडिया में। मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट हैव इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड और डिड नॉट हैव सो कॉल्ड स्किल डिग्रीज। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से नहीं बढ़ी। ऑल्दो वी हैड सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ एंड सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बट नॉट वेरी सफिशिएंट। ओके, आर वी क्लियर? तो नटशेल में एग्रीकल्चर जो डूबा वो सबसे बड़ी गलती, इंडस्ट्री ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ी। अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट 3 लिमिटेशंस ऑफ द सेम पॉलिसी। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।